आह! इंसेक्ट स्टिंग पैन इंडेक्स को हमारे काम के संबंध में किसी भी नए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और इसके बारे में मेरी जर्नी शुरू हुई थी जिसे हार्वेस्टर चींटी के नाम से जाना जाता है। डंक के हमले से आखिर होता क्या है? इस प्रयोग ने दर्द की दुनिया का द्वार खोल दिया जिसे मैं एजुकेशन और साइंस के नाम पर सहने की कोशिश करूंगा। आप कायोटी पैक ने भी मेरा बराबर साथ दिया। एक मेरी गर्दन पर है, मारियो मेरी गर्दन से हटाओ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात की अच्छे चांसेस हैं कि आपको वेलवेट एंट याद होगी जिसे काऊ किलर भी कहा जाता है। ये पंखहीन वेस्प इंसेक्ट जगत में सबसे बड़ा डंक होने के लिए फेमस है। उसका डंक वाकई बहुत तेज था और ये यहीं खत्म नहीं हुआ, ये अब तक का सबसे भयानक डंक है। ओह माय गॉड दोस्तों, ये तो बहुत बुरा है। टैरेंटुला हॉक ने वादे के मुताबिक काम किया था, दर्द की एक ऐसी लहर के साथ जिसने सचमुच मेरे हाथ को पैरालाइज्ड कर दिया था। ये वाला। अरे यार मैं अपना हाथ भी नहीं ला पा रहा। और फाइनली वो पला ही गया जिसका दुनिया को इंतजार था। वन एंड ओनली बुलेट एंट, इंसेक्ट के साम्राज्य में सबसे दर्दनाक डंक के रूप में जिसे रैंक किया गया था। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी पहाड़ को जीता हो। अरे यार ये मेरे हाथ में डंक मार रहा, देखो इसको। मैं पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया था। मैंने ऐसा किया था या फिर मुझसे ऐसा हो गया? YouTube के कमेंट सेक्शन में कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। सवाल उठने लगे थे कि क्या बुलेट एंट वास्तव में डंक का राजा है या फिर नहीं। ये बहुत गर्म है यार, ये पत्थर होता जा रहा है। रुको रुको, अरे बाप रे। ये विस्पर्स अब भयानक एको में बदल गई थी। पर वॉरियर ततैया के बारे में क्या? कायोटी, क्या तुमने वॉरियर ततैया के बारे में सुना है? क्या तुम वॉरियर ततैया से डंक खाने के लिए तैयार हो? वॉरियर वास्प, वॉरियर वास्प, वॉरियर वास्प। वो है एक गुस्सैल वॉरियर वास्प का बहुत ही बड़ा छत्ता। यार मैंने जितना सोचा था उससे ऊपर है ये वाकई में टफ होने वाला है। फिर से सोचे क्या, दोबारा जांचते हैं। ये वॉरियर ततैया है, 100% वही है और इनका छत्ता बहुत ही बड़ा है और शायद ये हजारों ततैये हैं उस वाली दीवार के अंदर। उन्हें बस थोड़ी सी परेशानी होती है और वो सचमुच बाहर निकल आते हैं और पागलों की तरह झुंड में आते हैं। ये इनक्रेडिबली रूप से तेज हैं और आपके कॉमन पेपर वॉस्प से कहीं तेज हैं। ये एक लोकल एक्सपर्ट ने हमें इस एरिया के बारे में बताया था कि जहाँ उन्होंने कहा कि हाँ हमने पहले भी यहाँ पर वॉरियर ततैया देखे हैं। वास्तव में एक बार एक छत्ते में पत्थर फेंका और मुझे बताया गया कि वो इतनी तेजी से घोंसले के बाहर निकल आए कि उन्हें भागने के बारे में सोचने का समय नहीं मिला। उनके अपनी गाड़ी तक पहुंचने की तो बात छोड़ ही दीजिए और इस प्रोसेस में उन्हें कई बार डंक लगे और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। हम जानते हैं कि ये इनक्रेडिबली रूप से तेज और इनक्रेडिबली रूप से आक्रामक हैं। तो मार्क और मारियो, वास्तव में हम इस पेड़ के नीचे एक मच्छरदानी लगाने जा रहे हैं। अब उम्मीद है कि ये आप लोगों को सेफ रखेगा और डंक वाले एरिया को बाहर रखेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ मुझे डंक खाना है वो मेरा फोर आर्म है, मेरा पूरा शरीर तो है नहीं। मैं एक मधुमक्खी सूट पहने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये मुझे छोटे छोटे इंसेक्ट में से एक को निकालने के लिए अंदर जाने से बचाएगा और किस्मत से हम कैमरों के लिए एक को करीब से पकड़ पाएंगे। दुनिया में सबसे खतरनाक पेपर ततैया प्रजातियों में से एक के रूप में ये खूबसूरत इंसेक्ट अपने छत्ते को परेशान करने वाले किसी भी चीज पर हमला करने की अपनी कमिटमेंट से ही योद्धा नाम पाते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को कभी भी इनमें से किसी एक इंसेक्ट ने डंक मारा है, क्योंकि सामान्य लोगों ततैया स्पेशीज के विपरीत ये अक्सर मध्य और दक्षिणी अमेरिकी वर्षावनों के पेड़ों में अपने विशाल छत्ते बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहां मनुष्य लगभग कभी उनका सामना नहीं करते। चलो पकड़ते हैं वॉरियर ततैया। ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैं तैयार हूं। चलो तुम्हें यहाँ जाल के नीचे ले चलते हैं। अब अगर मैं उनके झुंड में गिर जाऊं तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम सबसे नीचे रहना, पूरी तरह से जितना हो सके अपने आप को लपेट लेना। बस यही एक तरीका है जिससे हम उनके झुंड का सामना कर सकते हैं। इस बात के अच्छे चांसेस है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये मच्छरदानी है इसलिए सभी जाल बहुत कसकर लपेटे गए हैं। हाँ, इनमें से कुछ भी नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे दर्दनाक डंक मारने वाले ततैया से घिर जाना एक बहुत ही नर्वस करने वाला एक्सपीरियंस होगा। ऑलराइट, तो आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार, चलिए।
हाय गाइज, मैं उस छत्ते की ओर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अब मेरा एक ही गोल है कि जाल को हवा में ऊपर उठाना और देखना होगा कि क्या मैं ततैया को जाल के पास आने के लिए उकसा सकता हूँ। अगर मैं झुंड के लपेटे में आ गया तो ये एक बहुत ही बुरी स्थिति होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी बहुत ही पास आ चुका हूँ इनके। हम लोअर वाले एंड पर हैं। ओह, ये मेरे चारों ओर झुंड में आ जाएगा। मैंने अभी सुना कि उनमें से कुछ मेरे चारों ओर दाएं और बाएं घूम रहे हैं। मेरी टैक्टिक सरल थी, इस एक्सटेंडेड गोप्रो का हाथ का यूज करके छत्ते में से एक ततैया को बाहर निकालना और फिर अपने एंटोमोलॉजी नेट का यूज करके इसे जल्दी से ऊपर की ओर स्वाइप करना। ये मेरे द्वारा किए गए अब तक के सबसे खतरनाक जानवरों के शिकार में से एक था। छत्ते को परेशान करने का मतलब सचमुच में हजारों नीडर वॉरियर्स का मुझ पर और मेरे क्रू पर हमला करना हो सकता था। ओके, तो मैं इस कैमरे के हैंडल को हटाकर इसे पकड़ने जा रहा हूँ। पकड़ के रहूंगा इसे, तो चलो करते हैं। पकड़ लिया एक, मैंने पक्का पकड़ लिया एक, बहुत ही बड़ा पकड़ा है। क्या बात है यार, ये यहाँ पर देखो, ठीक जाल के अंदर है, यहाँ पर देख पा रहे हो। मैंने क्या किया मालूम है, मैंने किनारे से एक को उकसाया, फिर वो सीधा नेट के अंदर पहुंच गया। देखो इसको, वाओ यार। ओके, तो अब है एक डिफिकल्ट पार्ट। मुझे इसे सेफली नेट से बाहर निकालना है और यहाँ 1 सेकंड में इसे लाना है। कैसे करें? ओ, मेरा हाथ कांप रहा है यार। ये सबसे परफेक्ट स्वाइप था यार जो मैं पॉसिबली ट्राई कर रहा था। मैं बिल्कुल भी डरा नहीं और नेट के किनारे पर ततैया था। मैंने बस ऐसे स्वाइप किया और पकड़ लिया उसे और ये आ गया अपने नेट में। यस, ये रहा। वाह, क्या बात है। ये है हमारे पास एक वॉरियर ततैया। ओह माय गॉड, ये एक बड़ा वेस्प है। वाह, मैं इसे पकड़ने के लिए एक्साइटेड था और मुझे अब लग रहा है कि मैंने अपनी किस्मत से आगे जाके काम किया। ये क्रेजी है यार। इसके पेट को देखो तो एक बार, क्या बात है। वेल, इस मिशन का पहला पार्ट इस कैप्सूल में है। पार्ट 2 है अपने आप को डंक लगवाना। हाँ, मुझे लगता है कि ये बुलेट एंड की तरह ही बुरा हो सकता है। सिर्फ इस नॉलेज के आधार पर कि ये बेहद आक्रामक है, मुझे लगता है कि ये डंक अनबिलीवेबल रूप से दर्दनाक होने वाला है। लेकिन मैं मानसिक रूप से डंक सहने के लिए तैयार हूँ और मुझे पता है कि ये वो क्षण है जिसका सभी को इंतजार था। हमें लगा कि मैं इंसेक्ट स्टिंग पैन इंडेक्स पर चढ़ गया हूँ और शिखर पर पहुंच गया हूँ और बस इतना ही था, बुलेट एंड ही थी। लेकिन जाहिर है कि हम सभी जानते हैं कि हमने उस एपिसोड के लास्ट में वॉरियर ततैया को छेड़ा था और तब से आप लोग इसके लिए पूछ रहे थे। तो आज आपको कायोटी पीटरसन वो देने जा रहा है। तो चलें? तो ये रही, ये है वॉरियर वॉस्प। अब अल्टीमेट क्वेश्चन जिसका आज हम आंसर कर रहे हैं, क्या वॉरियर वॉस्प का डंक बुलेट एंड से ज्यादा दर्दनाक होगा? चलिए देखते हैं। हाँ, मुझे बस एक पल के लिए वापस बैठना है और इस क्रिएचर की तारीफ करनी है। केवल 1 इंच लंबाई वाली इतनी बड़ी चीज में इतना शक्तिशाली डंक कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। पंखों पर उस इंद्रधनुष वाले ब्लू रंग को देखो और इसका पेट लगभग ऐसा दिखता है जैसे ये एक मखमल से ढका हुआ है। आप देखोगे कि इस ततैया का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। बेशक इसमें सिर है, इसमें थोरैक्स है और फिर थोरैक्स और पेट के बीच एक बहुत ही सक्रिय जगह है। अब एक बात जो मैंने नोटिस की है कि जब हमने इनके छत्तों के आसपास उड़ते हुए देखा, वो ये कि जब ये उड़ते हैं तो ये वास्तव में अपने पेट को हवा में एक पॉइंट पर ऊपर की ओर मोड़ते हैं। दूसरी ततैया स्पीशीज की तुलना में बहुत अलग दिखने वाला जो हम उड़ते हुए देखते हैं।
ये दिलचस्प है कि ये चीज वॉरियर की तरह दिखती है और जब ये सभी एक साथ होते हैं तो वे छत्ते के बाहर होते हैं और छत्ते में घुसने के बारे में सोचने वाली किसी भी चीज को दूर भगाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे बम 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 बम। और कभी कभी उन्हें ड्रमिंग ततैया भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने पंखों को एक साथ फड़फड़ाते हैं। वॉरियर ततैया का नाम मिला है। ये सैनिकों के मार्च करने जैसा लगता है, इसलिए जब मैं इस प्राणी और इसके भयंकर रूप को देखता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे हमेशा ये एक मजबूत साहसी योद्धा की तरह लगता है। और आप जानते हैं इन ततैया के बारे में दूसरी बात जो वास्तव में दिलचस्प है वो ये कि उनके आगे के जबड़े बहुत बड़े होते हैं। अब एक ऐसी स्पीशीज है जो कैटरपिलर को भी मार देती है और अपने बच्चों को खिलाने के लिए वापस ले आती है, लेकिन ये ज्यादातर नेक्टर और शुगर ही खाती है। ये ऐसा जीव नहीं है जो अपने लिए शिकार करता है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए शिकार करता है। लेकिन उन आगे के जबड़े में आसानी से देख सकता हूँ कि कैटरपिलर या ग्रब जैसे किसी चीज का सिर काटने और उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह, इसका चेहरा कितना डरावना है, बुलेट एंड जैसा चेहरा है इसका। लेकिन बेशक इसके पंख है और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है, कमाल दिखता है। ये मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने कोई ब्लू ततैया देखी है। देखो तो सही इसको। अब जैसे टेरेंटुला हॉक के साथ में किया गया, इस जानवर को मुझे डंक मारने का तरीका यही है कि हम वास्तव में इस जाल के अंदर एक ग्लास कैप्सूल रखने जा रहे हैं और मैं ग्लास टॉप को हटाने जा रहा हूँ। जाल को इंसेक्ट के ऊपर गिरने दूंगा और मैं इसे एंटोमोलॉजी होल्डर के साथ में उठाऊंगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोग वहां से गेम प्लान जानते हैं। कायोटी का हाथ टेबल पर गिर जाता है, इंसेक्ट मेरी बाह को छूता है और वहां से निकलता है एक डंक तूफान मचाने के लिए। अब जाहिर है सेफ्टी के लिए हमारे पास हमेशा एक एपिनेफ्रिन पेन होता है, बस अगर किसी को वंडरिंग हो रहा हो तो। मैं इसे इस तरफ एक पॉइंट पर रख देता हूँ और अगर आप लोग तैयार हैं तो चलो वॉरियर ततैया को जाल में डालते हैं। मार्क, तुम तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर ये ततैया एग्रेसिव हो जाए और उड़ जाए तो क्या होगा? हाँ, बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या होगा। ये बहुत तेज इंसेक्ट है। अब जब मुझे डंक मारा जाएगा तो हमेशा की तरह मैं कांच के कैप्सूल को वापस ऊपर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता और ततैया उड़ जाती है तो बस एक सेकंड के लिए रुकना, एक अच्छा मौका होता है। ये बस भागना चाहता है, ये तुम लोगों के पीछे नहीं आएगा। लेकिन अगर ये तुम्हें डंक मारता तो मैं कैमरे को घुमाकर तुम्हारी सारी फिल्में बना लूंगा। ओह, काश ऐसा ना हो। आई होप कि ऐसा ना हो। अच्छा, अब तक मैं इन सभी डंक मारने वाले इंसेक्ट को वापस कांच के कैप्सूल में अंदर ले जाने में कामयाब रहा हूँ ताकि हम उन्हें वापस सेफली जंगल में छोड़ सके जहाँ से वो आए थे। और किस्मत से आज हम एक बार फिर ऐसा करने में सक्षम जरूर होंगे। उस सिलसिले को चालू रखना आप। यस, आप लोगों की खातिर आइए डेफिनेटली इसे जीवित रखेंगे। मारियो, तो तुम तैयार हो? बिल्कुल। मार्क, तुम भी तैयार हो? मैं तो तैयार हूं, बस आप तैयार हो? ओके, तो अब मैं इस वॉरियर ततैया को वहां किनारे पर खिसका दूंगा। तुम वहीं पर हो दोस्त। मैं नेट को टेबल के ठीक बीच में रख देता हूं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने टेरेंटुला हॉक के साथ किया था। फिर मैं कैप्सूल को वहीं पर वापस रखूंगा, यहाँ पर, और मैं जाल को अब ऊपर उठाऊंगा। देखा आप लोगों ने? गुड, तुम लोगों ने शॉट लिया। हाँ, तो अब मैं हटाने जा रहा हूं कांच वाला कैप्सूल और ततैया को थोड़ा सा प्रोसेस नाजुक रखना। ओके, वास्प अब जाल के अंदर है। अब मैं धीरे से उसे पिन करूंगा और मुझे उसके थोरैक्स के पीछे से पकड़ना होगा। पकड़ लिया, बढ़िया से पकड़ा। ठीक है, तो बढ़िया पकड़ में आ गया। वाओ, ये लीजिए हाथ में। मुझे अब ये जल्दी करना होगा। ये लगभग उतनी अच्छी पकड़ है जितना मैं चाह रहा था इसकी। सही कह रहे हो आप, फटाफट कर लो इसको। वाओ, इसके डंक को देखो यार। मैं हूं कायोटी पीटरसन और मैं वॉरियर ततैया का डंक अब खाने वाला हूं। तो चलो करते हैं। 1 2 तुम ठीक तो? मुझसे बात करो, कैसा लग रहा है? अरे यार, उदास मत होना तुम लोग। अभी तक तो ये बुलेट एंड जितना बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता नहीं क्या होने वाला है।
नहीं 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 नहीं, रुक जा यार। तेज दर्द हो रहा है। यहाँ पर इसने डंक मारा, इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ देखो। ओह माय गॉड, मेरी बांह सूज रही है। ओह, वापस टेबल पर, वापस टेबल पर। ओके, तो अभी ये हो रहा है कि वेनम मेरे ब्लड फ्लो में जा रहा है ना, और जो हो रहा है वो ये कि ये मेरी ब्लड सेल्स के चारों ओर की झिल्लियों को तोड़ रहा है और उन्हें बिखेरने का कारण बन रहा है। अब वहाँ सेल्स है जो न्यूरॉन्स है ना, ये न्यूरॉन्स मेरे ब्रेन को लगातार संदेश भेज रहे हैं, पेन पेन पेन। और मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शुरुआत में तो ये बुलेट चींटी की जितनी बुरी नहीं है, लेकिन ये टैरेंटुला हॉक के समान ही एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है। रुको, मुझे एक सेकंड के लिए शांत रहने दो। ओह माय गॉड, ये दर्द तो बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि ये वास्तव में वेनम का असर है या सिर्फ मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स की फायरिंग है जो कह रही है कि तुम अभी बहुत दर्द में हो काइची। रुको, मुझे एक सेकंड दो। लाल रंग दिखा? तुम ज्यादा बेचैन लग रहे हो। तुम फिक्स नहीं बैठ पा रहे। ये बुलेट एंड से ज्यादा लगातार डंक मारने जैसा है ये तो यार जैसे फायर ही फायर करता रहता है। ये तो बस फायर फायर करता रहता है। ये गोप्रो मिला। चिंता वाली तो कोई बात नहीं है ना? मुझसे बात करो यार। मैं अभी मेंटली रूप से दर्द को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं थक भी गया हूँ। हम पूरे दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। तुम जानते हो, बहुत गर्म पानी से नहाते समय भाप बनने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आप बेहोश होने वाले हो। मुझे लग रहा है कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। मैं अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा हूं। इस घाव को देखो, वाकई में जोरदार काटा। इसने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। मैं केवल इमेजिन कर सकता हूँ कि इसके घिरे होने पर कैसा महसूस होगा। सिर्फ एक डंक की येलो जैकेट के डंक को भी बौना बना देता है। शुरुआती डंक टैरेंटुला हॉक के जितना दर्दनाक था नहीं, लेकिन फिर ये शुरू हो गया और ये इलेक्ट्रिक के नेचर जैसा हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी बाह में इलेक्ट्रिक का करंट जा रहा हो और मैं यहाँ था और मैं जमीन पर मारे जा रहा था और कह रहा था कि ये बुलेट चींटी जितना बुरा नहीं है, लेकिन अपने तरीके से ये वाकई में बहुत अलग है, क्योंकि बुलेट चींटी ने मुझे मारा और फिर रेडिएट करता रहा। ऐसा लगता है मुझे बार बार डंक मारा जा रहा है। ये वाकई में सूझ गया यार। देखो इसको, अपना हाथ आगे बढ़ाकर देखो इसको, मेरे आर्म की कसावट को महसूस करो। ओ हाँ, और आप देख सकते हो कि स्टिंग वाला जो पॉइंट है वो वाकई में बहुत सूजा हुआ है। ये बहुत आइसोलेटेड है। ये लगभग मेरी स्किन के नीचे जैसे एक छोटी सी कोई टैबलेट जैसा ऐसा कुछ दिखता है। आप जानते हैं, आप मधुमक्खियों के साथ की जैसे ही रिएक्शन कर रहे हैं उस इमरजेंसी घाव के साथ, और मेरा शरीर वेनम्स के प्रति अलग अलग तरह से रिएक्शन करना शुरू कर सकता है। इस समय मैं वास्तव में हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है, मेरी आर्म भी बहुत गर्म है। और लेकिन ये जरूरी नहीं कि टैरेंटुला हॉक की जैसे पैरालाइज्ड हो, लेकिन मेरी आपके सीने में कोई जकड़न या मेरी छाती में नहीं, मेरी हाथ में जकड़न है। इस हरकत की तरह मेरे हाथ को दबाना अभी बहुत बहुत मुश्किल है। वाकई मुझे मुट्ठी बंद करने में बहुत मुश्किल हो रही है और आप देख सकते हैं कि वहाँ सूजन आ रही है। मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे हाथ में सुई चुभ रही हो, लेकिन मुझे पता है कि हर कोई चाहता है कि मैं इस सवाल का जवाब दूं। क्या वॉरियर ततैया का डंक बुलेट चींटी से ज्यादा दर्दनाक होता है? मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बुलेट चींटी ज्यादा दर्दनाक होती है। हालांकि इसे ध्यान में रखें, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप कोस्टा रिका के वर्षावन में घूमते समय बुलेट चींटी से मिलते हैं तो मान लीजिए कि एक चींटी आपके हाथ पर बैठती है, पेड़ से गिरती है या आपको डंक मारती है, तो आप उसे आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। हालांकि अगर वॉरियर ततैया के छत्ते पर आप मारते हैं तो आप पर हजारों गुस्सैल इंसेक्ट हमला करेंगे, और न केवल वो हमला करेंगे बल्कि आप झाड़ियों के बीच से भी भागेंगे तो भी वो आपका पीछा करेंगे। तो कल्पना करें कि आपको डंक पर डंक लगते ही रहे, तो ये संभावित रूप से आपको घातक हो सकता है। तो बुद्धिमानों के लिए एक बात, अगर आप कोस्टा रिका के वर्षावनों में हैं तो बस इन जानवरों को सेफ डिस्टेंस से ही निहारें और हमेशा आपके आसपास के माहौल पर ध्यान दें।
मैं हूं काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। जब मैं तपते हुए वर्षावन से वापस लौट रहा था तो मुझे फिजिकल और मेंटल थकावट महसूस हो रही थी। फिर भी मुझे पता था कि अभी भी एक काम और बाकी है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे अभी भी हाथ में अभी भी काफी दर्द है, लेकिन हमेशा की तरह अब इस जीव को भी वापस जंगल में छोड़ने का समय आ गया है। तो अब मैं ये करूंगा कि मैं कैप्सूल खोलूंगा और इस वॉरियर ततैया को वापस इसके छत्ते में उड़ने जाने दूंगा। धीरे धीरे कैप्सूल खोलकर मैंने इस नीडर वॉरियर को छोड़ा और देखा कि वो अपने छत्ते में वापस कैसे लौटता है। तो मुझे पूर्णता का एहसास हुआ। मेरा पर्सनल माउंटेन, जिसे इंसेक्ट स्टिंग पैन इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, आखिरकार अब जीत लिया गया। ये एक लंबी दर्दनाक यात्रा थी, लेकिन जैसे जैसे मैं काऊ किलर से आगे बढ़ा, टैरेंटुला हॉक को पार किया, बुलेट एंड से लड़ा, अब वॉरियर ततैयों का सामना किया, मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार शिखर पर पहुंच गया। हालांकि जैसे ही मैं समय के इस क्षण पर खड़ा हुआ, ये एक पल में बीत गया। जैसे कि मुझे जल्दी से याद दिलाया गया कि ब्रह्मांड हमेशा अपनी अगली चुनौती तब पेश करेगा जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करेंगे।